हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट सिद्दीपेट में हुए दुबाका बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में। हाल ही में 2 नवंबर को दुबाका में एमएलए की सीट के लिए बाई इलेक्शंस हुए, जिसमें टीआरएस को शिकस्त देकर बीजेपी बाजी ले गई। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट है, हम एक एमएलए सीट के बारे में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये कोई नेशनल इम्पोर्टेंस वाली बात है जैसे बिहार के इलेक्शंस हैं? क्या फिर ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाली बात है जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात नेशनल इम्पोर्टेंस की हो या ना हो, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की हो या ना हो, लेकिन तेलंगाना के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस सभी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और हम पब्लिक को भी एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस बस आने ही वाले हैं और फिर 2023 भी दूर नहीं है जब तीसरी बार तेलंगाना स्टेट में इलेक्शंस होंगे। अब मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और मेरे वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से हार्डली 10% लोग सब्सक्राइब दबाते हैं। जितने लोग देखते हैं, अगर ये सभी लोग सब्सक्राइब दबा दें तो आज मेरे चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे और ये मुझे इनकरेज करेंगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। 2 नवंबर 2020 को सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में दुबाका में बाई इलेक्शंस हुए एमएलए सीट के लिए। अब सवाल ये है कि ये बेमौसम बाई इलेक्शंस हुए क्यों? तो दुबाका के जो बहुत ही मशहूर एमएलए थे रामलिंगा रेड्डी, उनकी पिछले महीने हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए 4 बार रह चुके थे और वो एक बहुत ही मशहूर और पावरफुल टीआरएस लीडर थे जिन्होंने तेलंगाना मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के भी बहुत करीबी थे। अब इन्हीं बातों के पेश नज़र टीआरएस ने पहले रामलिंगा रेड्डी के बेटे सतीश रेड्डी को पार्टी टिकट देनी चाहिए। वो चाहते थे कि सतीश रेड्डी ये इलेक्शंस में कंटेस्ट करें, लेकिन बाद में टीआरएस ने अपना इरादा बदल लिया और रामलिंगा रेड्डी की बीवी जो मोहतरमा सुजाता है, वहीं दूसरी तरफ जहां बीजेपी कई बरसों से ये कोशिश कर रही है वो तेलंगाना में सीट्स जीतें, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बने या एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी बने, उन्होंने भी ये मौका बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी कैंपेनिंग में बहुत सरगर्म रहे। लेकिन कांग्रेस ने उतनी सरगर्मी नहीं दिखाई। उसके भी कांग्रेस ने कई रीजंस बताए, जिसमें एक ये है, कांग्रेस ने ये कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है इलेक्शंस लड़ने के लिए या इलेक्शंस में खर्च करने के लिए, जबकि बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि बीजेपी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया और बीजेपी ने पैसा बांटकर वोट्स खरीदे। आपको याद होगा कि 1 महीना पहले एक कार को सीज किया गया था जिसमें लाखों का रुपया मिला और एक एफआईआर फाइल किया गया था यही बीजेपी लीडर रघुनंदन राव के खिलाफ कि वो ये अनअकाउंटेड कैश लेकर जा रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस लड़ने के लिए, लोगों में पैसा बांटने के लिए और वोट खरीदने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी टीआरएस के खिलाफ ये कहकर कैंपेन कर रही थी टीआरएस कोई अच्छे काम नहीं कर रहा है तेलंगाना में, जॉब्स को लेकर और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनको लेकर बीजेपी अपने कैंपेन को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर रहा था। और फिर बीजेपी कैंडिडेट रघुनंदन राव के लिए कैंपेन करने के लिए कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बल्कि यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी खुद चले आए और उन्होंने कैंपेनिंग की दुबाका में। जबकि आप टीआरएस में देखें तो सारा बर्डन टी हरीश राव पर डाल दिया गया था। टी हरीश राव सिद्दीपेट से एमएलए हैं, तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, के चंद्रशेखर राव के भतीजे भी हैं, लेकिन और सबसे ज़्यादा अहम बात, जो टीआरएस की कैंडिडेट हैं वो कोई और नहीं, खुद रामलिंगा रेड्डी की बीवी सुजाता हैं। तो शायद इन सारी बातों ने टीआरएस को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था कि उन्होंने अपनी कैंपेनिंग को शायद उतना सीरियसली नहीं लिया जितना बीजेपी ने लिया। लेकिन ये सब हमें रिजल्ट्स मिलने के बाद
के.टी. रामाराव जो कि आईटी मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बेटे भी हैं, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को डीपली इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और हम खुद को तैयार करेंगे आने वाले इलेक्शंस में। तो जब तक के.टी. रामाराव इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर लेते और ख़ुद को तैयार नहीं कर लेते, तो एक तरफ जहां के.टी. रामाराव इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और अपनी पार्टी के लिए तैयारियां करेंगे आने वाले इलेक्शंस के लिए, वहीं दूसरी तरफ हमको पब्लिक को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए और सारी तैयारी करनी चाहिए आने वाले हैदराबाद म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए। और फिर जो 2023 में तीसरे असेंबली इलेक्शंस होंगे तेलंगाना में, उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। 2 नवंबर को दुबाका में जहां एमएलए की सीट के लिए इलेक्शंस हुए थे, वहां पर जीतने वाली पार्टी बीजेपी को मिले 62,000 प्लस सीट्स, टीआरएस को मिले 61,000 प्लस सीट्स और कांग्रेस को मिले 21,000 प्लस सीट्स। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेरे आज के वीडियो का मैसेज है वो एक अंडरलाइंग मैसेज है, वो मैसेज है इन नंबर्स के पीछे क्या छुपा। तो एक तरफ बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को प्रोजेक्ट किया ऑलरेडी 2 बार इलेक्शंस हार चुके थे, मतलब रघुनंदन राव पहले भी 2 बार इलेक्शंस इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार चुके थे। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रघुनंदन राव और सी श्रीनिवास रेड्डी ये दोनों पहले टीआरएस वर्कर्स थे और बाद में इन्होंने बीजेपी या टीआरएस को ज्वाइन किया था। तो टीआरएस ने जो कैंडिडेट को चुना, सुजाता को इलेक्शंस लड़ने के लिए, टीआरएस को ये लगता था कि रामलिंगा रेड्डी की बीवी होना ही काफ़ी होगा वोट के लिए, क्योंकि लोगों की सिंपैथी होगी इनके साथ कि ये रामलिंगा रेड्डी की बीवी हैं और लोग बस यही देखकर वोट दे देंगे। दूसरा, टीआरएस ने अपना इलेक्शन कैंपेन का सारा बर्डन सिर्फ टी हरीश राव पे डाल रखा था। कोई टीआरएस के बड़े पार्टी लीडर्स कैंपेन करने के लिए नहीं आए। और जो कांग्रेस कैंडिडेट थे सी श्रीनिवास रेड्डी, ये इनका तो बीजेपी पहले से ही इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये तो टीआरएस के साथ हाथ मिला चुके हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा कैंपेन में बढ़ चढ़कर कांग्रेस हिस्सा नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना था कि उनके पास पैसा नहीं है, अब वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है जो इस तरह से पैसा खर्च करके कैंपेन्स करें या फिर पैसा बांटकर लोगों से वोट खरीदें। और शायद कहीं ना कहीं टीआरएस में ये ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि वो 2 बार असेंबली इलेक्शंस बहुत बड़े नंबर्स पे जीत चुके हैं। अगर आप पिछले असेंबली इलेक्शंस में देखें तो 117 सीट्स में 100 सीट्स तो टीआरएस ही जीत चुकी थी, जो एक बहुत लार्ज मेजॉरिटी के साथ तेलंगाना में वापस आई। और जो बाकी 17 सीट्स बचे हैं उसमें 7 सीट्स तो सिर्फ एमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। तो एमआईएम ही एक सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है तेलंगाना में, लेकिन वो सपोर्ट करती है के चंद्रशेखर राव को, टीआरएस को। तो इसलिए आप देखेंगे कि तेलंगाना में केसीआर को या टीआरएस को कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। तो हमें यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी में एक अपोजिशन पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि रूलिंग पार्टी का, वरना उसका नतीजा आप आज देख ही रहे हैं, वो चाहे नेशनल पॉलिटिक्स में हो या चाहे रीजनल पॉलिटिक्स में। अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो बीजेपी को कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट नहीं है, टक्कर देने वाली कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं है। और अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स तेलंगाना में देखें तो टीआरएस को टक्कर देने वाली कोई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं है। तो ये ऐसा होना पब्लिक के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट का कामकाज होता है, इसको सवाल करने वाले कोई नहीं होते हैं। और जहाँ तक बात है ये मेजॉरिटी का, जो टीआरएस इतनी बड़ी मेजॉरिटी से 2 टर्म्स में आई, पब्लिक ने दोबारा उन्हें 2018 में इलेक्ट किया और फिर 2018 में जो कांग्रेस टिकट से भी जो 18 एमएलएज जीत चुके थे, वो भी जीतने के बाद कांग्रेस छोड़कर टीआरएस में चले आए। तो ये सारे मैं बताऊंगा कि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम कह सकते हैं, वैसे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बिजनेस में होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए ये सियासत को भी बिजनेस समझें और इसमें भी अगर आप इसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मानकर चलें तो आपको इसे एनालाइज करने में, इसे समझने में बहुत आसानी होगी कि क्यों बीजेपी ये इलेक्शन जीत गई और क्यों टीआरएस ये हार गई। क्या लोगों ने सचमुच बीजेपी को वोट दिया या लोगों ने रघुनंदन राव को वोट दिया? क्या टीआरएस इसलिए हार गई
क्योंकि उनकी कैंडिडेट एक न्यू कमर, एक नई लेडी थी जिन्हें पॉलिटिक्स का कोई तजुर्बा नहीं था। क्या ये ऐसा है कि ये जो बाई इलेक्शंस की लड़ाई थी ये पार्टीज़ के बीच नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स के बीच थी? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस्ड रघुनंदन राव वर्सेस इनएक्सपीरियंस्ड सुजाता एंड इनएक्सपीरियंस्ड श्रीनिवास रेड्डी। ये हमें सोचने की और एनालाइज करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ओवर कॉन्फिडेंस का सवाल है, या फिर अगर टीआरएस ये सोचती है कि वो पब्लिक ने उन्हें 2 बार इलेक्शंस में वोट दिए हैं तो बड़ी आसानी से वो तीसरी बार भी आ जाएंगी, तो टीआरएस बिल्कुल गलत है। ऐसे सिचुएशन के लिए और कोई भी पार्टी को पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो चाहे जॉब सेक्टर में हो, चाहे अपने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन में हो, कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं है कि टीआरएस अगर 2 बार असेंबली इलेक्शंस जीत चुकी है तो सिर्फ उसी जीत के भरोसे में वो थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो जाए या फिर वो उस भरोसे पे रहे। ऐसे सिचुएशन में मुझे एक उर्दू के मशहूर शायर अशोक साहिल का एक शेर याद आ रहा है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपने 2 बार असेंबली इलेक्शंस नो डाउट आप जीत गए, और फिर लेकिन अब बाई इलेक्शंस में आपको शिकस्त मिली। तो अब आपको देखना है कि क्या आप आने वाले इलेक्शंस तक 2023 तक क्या आप 2023 में फिर बुलंदियों पे ठहर पाएंगे या नहीं ठहर पाएंगे। जो टीआरएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या स्कीम्स हैं जो भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो सारे तेलंगाना में बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लगाकर गवर्नमेंट बोस्ट कर रही है, जैसा कि एलआरएस, बीआरएस, धरनी, हरिताहारम, तो ये सारी चीज़ें जो टीआरएस गवर्नमेंट इसमें जो बहुत प्राइड ले रही है, जिसे बोस्ट कर रही है, क्या ये सचमुच टीआरएस के लिए अचीवमेंट्स हैं? पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? क्या पब्लिक पसंद कर रही है? क्या कोरोना के दौरान आपने ऐसे ही चीज़ें लागू करके एलआर स्कीम जैसी चीज़ें जो पब्लिक खुद पर एक बहुत बड़ा बर्डन महसूस कर रही है, जहाँ पर एक तरफ बेरोज़गारी है, पैसा नहीं है, वहाँ लोगों को पैसा खर्च करके रजिस्टर करना, अपने लैंड्स को रेगुलराइज करवाना, ऐसा पैसा आप क्या ये टाइमिंग सही है ये सब करने की? टीआरएस को चाहिए कि वो अपनी सारी पॉलिसीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करें और आने वाले म्यूनिसिपल और असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाएं, और पब्लिक और आप और हम ये देखें कि किस तरह बीजेपी अपने वोट्स को कंसोलिडेट करती हैं। जो ट्रेडिशनली माना गया है कि बीजेपी एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली को टारगेट करती हैं, वो पावर ऑफ यूनिटी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इलेक्शंस में जब वोट कंसोलिडेट किए जाते हैं तो उसमें कितना पावर होता है। तो लोग जब आने वाले चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो या असेंबली इलेक्शंस हो, जब वोट डालेंगे तो पावर ऑफ कंसोलिडेशन आप याद रखें। आप किसको वोट देते हैं ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप एक बात मेरी ज़रूर याद रखें कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी एक डेमोक्रेसी में दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, और रूलिंग पार्टी जितनी पावरफुल होती है ये बेहद ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी भी हो। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र आप आने वाले हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में या फिर 2023 के असेंबली इलेक्शंस में अपना वोट दें।